Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, and any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company specific queries. The numbers to call us on are 2331-4444, 2371-7106 or 2371-7117. And those of you who'd be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार। मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों के साथ हाजिर हैं। आज शनिवार है और हर शनिवार की तरह आज हमारे कार्यक्रम में आप भी हो सकते हैं सम्मिलित और पूछ सकते हैं हमसे अर्थनीति, कारोबार या शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी सवाल। बस ये ख्याल रखिएगा कि हम किसी खास कंपनी या शेयर के बारे में जानकारी आपको नहीं दे सकेंगे। हमसे सवाल पूछने के लिए डायल कर सकते हैं 23314444, 23717106 या फिर 23717117। दिल्ली से बाहर के श्रोताओं को इन नंबरों से पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करना होगा। हमारे साथ खबरों पर चर्चा और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आमंत्रित हैं आर्थिक मामलों के देश के जाने माने विशेषज्ञ शरद कोहली। शरद जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वेलकम शरद। नमस्कार मनोज, नमस्कार राजेश और सभी श्रोताओं को मेरी इस फेस्टिव सीजन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आरंभ करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइंस से, जिसे लेकर मौजूद हैं राजेश लेख। Domestic stocks declined for the second week in a row during the week ended yesterday. Amid foreign funds outflow and weak global cues, Sensex closes near 59,300. Nifty finishes below 17,700 level. And the US equity indices log modest gains. Investors remain cautious over rising inflation and possibilities of tapering by the Fed. लगातार दूसरे सप्ताह घरेलू शेयर बाजार में हुई गिरावट। प्रमुख सूचकांक लगभग 2.5% घाटे के साथ बंद हुए। विदेशी कोष की ओर से बिकवाली किए जाने और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कमजोरी के रुख पर सेंसेक्स 59,300 के नजदीक हुआ बंद। निफ्टी 17,700 के स्तर से नीचे फिसला और केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की ओर से कटौती की आशंका और मुद्रास्फीति बढ़ने की चिंता पर निवेशकों में दिखी सावधानी। अमेरिकी शेयर बाजार मामूली बढ़त के साथ इन खबरों के साथ हुए बंद। कल समाप्त कारोबारी सप्ताह में घरेलू शेयर बाजार में लगातार दूसरे सप्ताह गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 59,300 के नजदीक आकर बंद हुआ। निफ्टी 17,700 के स्तर से नीचे फिसल गया। एक और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कमजोरी का रुख देखने को मिला और विदेशी कोष की ओर से बिकवाली लगातार की गई। इससे सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में लगभग 2.5% के आसपास गिरावट हुई। यूरोप, चीन और रूस में कोविड के ताजा मामले आने से भी दुनिया भर में निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई। दुनिया के अनेक देशों में केंद्रीय बैंक की ओर से वित्तीय प्रोत्साहन में कटौती किए जाने की आशंका और मुद्रास्फीति बढ़ने की चिंता भी निवेशकों पर हावी रही। इन सब खबरों के बीच बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स साप्ताहिक आधार पर 1,515 अंक यानी 2.49% घटकर 59,307 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 443 अंक यानी 2.45% कम होकर 17,672 दर्ज हुआ। छोटी और मझोली कंपनियों के प्रदर्शन पर ध्यान दें तो सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में ये बेहतर साबित हुए। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 1.13% साप्ताहिक आधार पर घाटे में रहा। स्मॉल कैप इंडेक्स में 1.25% की गिरावट हुई। We have two callers online with us, one from Delhi, the other from Thane. First we go to Sanjay from Delhi. A warm welcome, Sanjay. Please ask your question. मैं पूछना चाह रहा था, सबसे पहले तो आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं। मैं पूछना चाह रहा था कि इस समय महंगाई ऐसे बदल रही है, गृहिणी अपने घर के बजट को किस तरह से मेंटेन कर सकती हैं? क्या करें जिससे उनका बजट खराब ना हो? बड़ा अच्छा लग रहा है संजय जी सुन के कि आपको
गृहिणियों की चिंता है। मैंने तो सोचा कोई गृहिणी शायद ये सवाल पूछेगी, पर कितनी अच्छी बात है कि पति लोग अपनी पत्नियों को जबकि खर्च देते हैं, घर में जो गृहिणी होती है और वो चिंता कर रहे हैं। देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है और मुझे लग रहा है बिल्कुल आपने ठीक कहा, जब महंगाई बढ़ती है तो ऐसे समय में जो घर का खर्च होता है वो चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इधर उधर कटौती करनी पड़ती है। पर एक बात मैं मानता हूं और राजेश और मनोज भी इस बात से सहमत होंगे कि सबसे अच्छी अगर कोई फंड मैनेजर है तो वो एक गृहिणी होती है। भले ही आप कितनी फाइनेंस की ट्रेनिंग ले लें, जो फंड गृहिणी मैनेज करती है वो कोई नहीं कर पाती। पर फिर भी क्योंकि आपने सवाल पूछा है तो उसका जवाब देना बिल्कुल जरूरी है। देखिए, मुझे लगता है कि जो जरूरी, सबसे पहले जब उनको खर्चा मिले तो हर गृहिणी की एक ड्यूटी बनती है कि वो कुछ ना कुछ पहले तो बचत करे। जो एक गोल्डन रूल होता है कि जब आप खर्च करने के लिए लमसम पैसा हाथ मिले तो पहले तो उसमें से कुछ काट के आप निकाल लें अपनी सेविंग्स के लिए। अब जो बाकी बचता है उसको आप सेविंग्स मांग के खर्चा करें। तो देखिए, जो जरूरी खर्चे हैं पहले वो करने, बच्चों की स्कूल की फीस है, ग्रोसरीज है, जरूरी रोजमर्रा की सब्जी वगैरह ग्रोसरी में ये सब आ जाता है। उसके अलावा कहीं घूमने फिरने के लिए, अगर आप पता नहीं अब आप अपनी पत्नी को कितना पैसा देते हैं घूमने फिरने का, आप अपनी जेब से खर्चते हैं या ये भी वही खर्चती हैं। कहने का मतलब ये, पहले तो दो तरीके से डिवाइड करें, फिक्स्ड और वेरिएबल। जो आपके फिक्स खर्चे हैं वो आप अलग कर ले, जो वेरिएबल है उनको अलग कर ले, और जब फिक्स के बाद जो बचता है उसमें मुझे लगता है कि कटौती कहीं अगर करनी है तो करनी चाहिए। पर मैं संजय जी को एक सलाह देना चाहूंगा, ये सभी मार्केट मंत्रा के श्रोता और गृहिणियों को यह सलाह देना चाहूंगा कि ऐसे समय में जब महंगाई बढ़ती है और आपकी आमदनी नेट कम हो जाती है, तो ऐसे समय में सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि आप जो फालतू के खर्चे हैं उन पर पहले रोक लगाएं। और एक खर्चा जो मौसम के हिसाब से बताना चाहूंगा वो है दिवाली पे जो डब्बों का लेन देन होता है ना, जिसकी वजह से ट्रैफिक बढ़ता है, मैं उसको डिब्बा ट्रैफिक बोलता हूं। एक ही डब्बा 10-10 जगह, कितने लीटर पेट्रोल, 100 रुपए का डब्बा होता है, उस पर 1000 रुपए का पेट्रोल लग जाता है। तो मुझे लग रहा है जो गैर जरूरी खर्चे हैं आप गृहिणियों को सलाह दीजिए उसको बाद में करें, जो बचे उसमें से करें। बाकी अब आप बताएंगे मुझे कितने पैसे देते हैं, क्या क्या खर्चा वो करती हैं, तो मैं और गहराई में जाके बता पाऊंगा। पर अच्छा बहुत लगा कि आप गृहिणियों के बिहाफ पे सवाल पूछ रहे हैं। जी आइए चलें ठाणे, हमारे साथ हैं गुरुनाथ। स्वागत आपका गुरुनाथ जी, सवाल पूछिए। गुरुनाथ जी लगता है कि धैर्य नहीं रख पाए हम। हेलो सर। जी जी, स्वागत आपका। स्वागत जी सर, नमस्कार। कोहली साहब को भी नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा ये सवाल है, अपना ये जो गाड़ियों का ईंधन तो महंगा होता ही रहता है, लेकिन आदमियों का ईंधन भी आजकल 40-45% में एडिबल ऑयल की, जो खाद्य तेल की बात कर रहा हूँ सर। सर, ये इनकी कीमतें अभी आसमान छू रही है सर। हमारे देश की ये जो रिक्वायरमेंट सर खाद्य तेल की कितनी, अगर आपके पास आंकड़े उपलब्ध हो, और अपने यहाँ कितना प्रोडक्शन होता है और किन किन देशों से हम आयात करते हैं सर। थैंक यू। देखिए गुरुनाथ जी, इसकी जो एग्जैक्ट कंजम्पशन है वो आंकड़े तो मेरे पास ऑफ हैंड, ऑफ द कफ जिसको बोलते हैं, वो नहीं होंगे। पर मैं आपको बाकी की जानकारी दे देता हूं कि ये इंपोर्ट किया जाता है, कुछ यूरोपियन कंट्रीज से आता है, कुछ साउथ ईस्ट एशिया से आता है, कुछ हद तक ये मिडिल ईस्ट से भी आता है। हालांकि वहां पर वो राउट होकर आता है, डायरेक्ट नहीं आता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, एडिबल ऑयल्स पिछले अगर हम 4-5 महीने देखें उसमें कीमत बहुत बढ़ गई थी, पर इसको सरकार ने काफी हद तक काबू में लाने की कोशिश करी है। 2-3 तरीकों से करी है। पहला, उन्होंने क्या किया है कि जो उसकी इंपोर्ट की ड्यूटी थी उसको मॉडरेट किया है। इसकी जो होर्डिंग होती थी उसको चेक किया है। घरेलू जो उत्पादन था उसको बढ़ाने की कोशिश करी है। जो सप्लाई के बॉटलनेक्स थे, जो सप्लाई में ऑब्स्ट्रक्शंस थी, उनको हटाने की कोशिश करी है। 3-4 तरीके लगाए हैं। पर गुरुनाथ जी, आपसे तो हम बड़ा यारी दोस्ती वाली बात कर सकते हैं, क्योंकि आप हर हफ्ते हमसे जुड़ते हैं। एक तरह से देखा जाए तो लोग जो ज्यादा ऑयल लेते थे और अपनी आर्टरीज को ब्लॉक करते थे, मुझे लग रहा है कुछ थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस भी हो गए, क्योंकि अब वो कम ऑयल खा रहे हैं। बहरहाल ये तो मजाक की बात हुई। बहरहाल ये है कि सरकार पूरी कोशिश कर रही है इस एडिबल ऑयल्स के कारण जो महंगाई बढ़ रही थी उसको रेगुलेट करने की। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले चंद महीनों में आपको ये सेटल होता दिखेगा, और खासकर सरसों का तेल जो है और रिफाइंड ऑयल जो है उसके सप्लाई में काफी ईज हो गए, आपको बेहतर परिस्थिति दिखाई देगी। Harish joins us from Delhi. Harish, we welcome you. हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, मेरा सवाल ये है सर, जैसे जो कंपनी है जिसमें पब्लिक का पैसा लगा होता है जी, उसमें क्या गवर्नमेंट कोई ऑडिट करती है क्या? देखिए, जिस कंपनी में पब्लिक का पैसा लगा होता है उसको हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी कहते हैं। और पब्लिक लिमिटेड कंपनी, आपको पता होगा कि स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड होती है। और स्टॉक मार्केट में जब कोई कंपनी अपने आप को लिस्ट करा लेती है
तो उसको हर 3 महीने बाद अपने अकाउंट्स जमा कराने होते हैं। और आपको मैं ये भी जानकारी दे दूं, क्योंकि आप ऑडिट से संबंधित पूछ रहे हैं, कि जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर एक कंपनी अपॉइंट करती है, वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म होती है। और ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 के अंतर्गत पार्लियामेंट में पास किया हुआ एक्ट है, जिसके अंतर्गत सीएस को लाइसेंस दिया जाता है, ऑडिट करने की परमिशन दी जाती है, और ऑडिट रिपोर्ट बाकायदा पब्लिक डोमेन में होती है। मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी कंपनी का कभी भी, सरकार तो ले ही सकती है, पर और जो कंपनीज को अलग अलग किस्म की रिटर्न फाइल करनी होती है, मैं इनका नाम मिस कर रहा हूं, जो हमारे प्रश्नकर्ता हैं, इनका नाम राजेश क्या है, खैर जो हरीश, तो जो इनको कंपनीज देनी होती है, जो इनको रिटर्न देनी होती है अपनी कंपनी लॉ में, आयकर विभाग में, जीएसटी में, तो सरकार के पास वो समय समय पर जाती रहती है। तो ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी, क्योंकि प्राइवेट ही बोलते हैं हम उसको, पब्लिक लिमिटेड होती है, कि वो बिल्कुल बेलगाम चलती रहती है, उसको सरकार बाकायदा मॉनिटर करती है, पब्लिक डोमेन में उसकी इंफॉर्मेशन रहती है। तो ऐसा आप निश्चिंत रहे, कोई भी कंपनी बहुत ज्यादा धांधलेबाजी करे तो वो तुरंत लोगों की नजर में, सरकार की नजर में आ जाती है। जी चले मुंबई से हमारे साथ हैं इला शाह। इला जी, स्वागत आपका, सवाल पूछिए। जी हाँ, मार्केट मंत्र टीम को मेरा नमस्कार और सभी को दिवाली की शुभेच्छाएं। शरद जी से मुझे 2 सवाल पूछने, थोड़े लंबे हैं, प्लीज सुनिएगा। जी। मेरा एक बैंक में लॉकर था जी, और वो लॉकर तो मैंने रिटर्न कर दिया, लेकिन उसके अगेंस्ट जो एफडी उन्होंने मेरे से बनवाई थी लॉकर के अगेंस्ट, वो मैं एम कैश करना भूल गई हूँ। तो अभी वो बैंक दूसरी बैंक में मर्जर हो गया है। अच्छा। तो मुझे पैसे नहीं लौटा रहे हैं, बहुत मैंने धक्के खाए, तो वो बिल्कुल भी मेरे को सुन नहीं रहे हैं। जी। और दूसरा मेरा सवाल है कि एक बहुत पुराना मेरा अकाउंट है जिसको मैं देख नहीं पा सकती हूँ बहुत सालों से, तो उसका मैं पैसा कैसे रिट्रीव कर सकूं? धन्यवाद। Ilaji, it's in the same bank? I think we've lost touch. देखिए इलाजी, जो आपका पहला सवाल है कि आपकी बैंक की एफडी थी, लॉकर के अगेंस्ट करी हुई थी। जी हाँ, सभी बैंक करते हैं लॉकर के अगेंस्ट एफडी, ज्यादातर बैंक करते हैं बल्कि मैं कहूं तो। और देखिए, जब बैंक मर्ज हो रहे हैं तो जो एक्वायरिंग बैंक होता है, मतलब जिस बैंक में आपका बैंक मर्ज हुआ, ऑटोमेटिकली उसमें अपने आप सारे के सारे अकाउंट्स और एफडीज वहां पर ट्रांसपोर्ट, ट्रांसफर, ट्रांसमिट, मर्ज, जो भी आप कहेंगे वो हो जाते हैं। तो ऐसा मुझे हल्के सुन के हैरानी हो रही है कि आपकी एफडी जो है, जो नया बैंक था जिसमें वो मर्ज हुआ, उसने क्यों नहीं दी। तो मैं आपको सलाह ये दूंगा कि आप एक बार जो बैंकिंग ओम्बड्समैन होता है वहां पर ऑनलाइन जाएं, आप वहां पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। नहीं तो जिस बैंक में वो मर्ज हुआ है उसकी आप हायर मैनेजमेंट को एक चिट्ठी लिखें या ईमेल डालें। अगर ईमेल एड्रेस उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है कस्टमर केयर का, आप वहां पर डालें, उनको बताइए, आप अपना एफडी नंबर दीजिए, अपना अकाउंट नंबर दीजिए और उनको आप संपर्क करें। यही कदम आपका जो दूसरा सवाल है कि आपका पुराना एक अकाउंट था जो अब दिख नहीं रहा है, ये तो बड़ी अजीब सी बात लग रही है मुझे कि अकाउंट भला कहां गायब हो जाएगा, क्योंकि आजकल सब कुछ कंप्यूटर संचालित है, डिजिटल माध्यम से है। हो सकता है कहीं पर कोई एंट्री हाइड हो गई हो गलती से, या कोई डेटा कहीं पर मिसमैच हो रहा हो। तो आप दोनों अपनी समस्याएं लेके एक बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास या इस कंपनी के जोनल ऑफिस, रीजनल ऑफिस, जो भी आपके नजदीक है, नहीं तो आप एक ईमेल डालें। मुझे 100% यकीन है इलाजी कि आपका ये काम जरूर हो जाएगा। और हमारे आज मार्केट मंत्रा को अगर वो बैंक वाले सुन रहे हैं, आपका नाम अगर उनको कहीं से याद आ रहा है, तो हम इस कार्यक्रम के माध्यम से भी प्रार्थना करेंगे। पर आप ये डालिए और हमें बताइएगा जरूर कि आपकी समस्या का समाधान हुआ कि नहीं हुआ। हम दोबारा इस बात को और किसी सोल्यूशन को आपके लिए लेके आएंगे। Is the banking ombudsman common for all? Or each bank has one? Each bank also has, and there is a common platform. In fact, I will also advise Ilaji to write to the banking secretary in the finance ministry, और वो भी इसको ऊपर से डायरेक्टिव देके वो भी कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके, मैं इलाजी को बहुत सारे मेथड्स बना के कंफ्यूज नहीं करना चाहता। एक दो चीजों पे अभी, इसीलिए मैंने इनको कहा कि अगर नहीं होता है तो आप दोबारा फोन करिएगा, हम आपको फिर से और सोल्यूशन बताएंगे कि अगर नहीं होता है। पर मुझे यकीन है पक्का कि इनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। Okay. From Delhi we are joined in by Bharat. We welcome you. Please ask your question. जी, मार्केट मंत्र टीम को भी नमस्कार और जो हमारे विशेषज्ञ सर हैं उनको भी नमस्कार। भारत भूषण बात कर रहा हूँ दिल्ली से सर। नमस्कार जी। हाँ सर, मेरा प्रश्न ये है कि अगर किसी कंपनी का ईयर टू ईयर ग्रोथ 20% है, ठीक है सर जी, और क्वार्टर टू क्वार्टर अगर 25% है, यानी कि 20 और 5% का क्वार्टर टू क्वार्टर ज्यादा है सर, तो हम उस कंपनी को किस आधार पे आंकेंगे कि उसका परफॉर्मेंस सही है, ईयर टू ईयर बेस पे
या Q2Q बेस पे है? सर दूसरा प्रश्न मेरे साथ में एक ये भी है सर, जो निफ्टी की एक्सपायरी होती है कॉन्ट्रैक्ट डेरिवेटिव की, उससे पूछ सकता हूँ सर? जी गो अहेड। जी, तो जब ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है किसी कॉन्ट्रैक्ट में या घटता है तो उसका क्या फर्क पड़ता है टेक्निकल तौर पे? बाकी फंडामेंटल तो ऑप्शन फ्यूचर एंड ऑप्शन की होते नहीं है सर। टेक्निकली ओपन इंटरेस्ट बढ़ना सही माना जाए या ओपन इंटरेस्ट घट रहा है वो सही माना जाए? थोड़ा विस्तार में बताइएगा सर। धन्यवाद। मैं समझ गया। पहले आपके पहले वाले सवाल का जवाब देते हैं जो आपने क्वार्टरली और ईयर टू ईयर पूछा। देखिए, क्वार्टर मिलाके 4 क्वार्टर मिलाके ही भारत भूषण जी ईयर बनता है। पहले तो ऐसा नहीं है कि क्वार्टर के नंबर्स 25% बढ़ रहे हैं तो एनुअल 20% बढ़ेंगे, तो मैथमेटिकली ही मिसमैच खड़ा हो जाएगा, पहली बात। पर आपको किसी 1-2 विशेष क्वार्टर में अगर ज्यादा ग्रोथ दिखाई दे रही है तो कुछ कंपनी सीजनल काम करती हैं, जैसे कुछ खाद्य पदार्थों की कंपनी है, कुछ एग्रीकल्चर से जुड़ी कंपनी है, कुछ ट्रैवल टूरिज्म से रिलेटेड, जैसे सर्दियों में ट्रैवल टूरिज्म की कंपनियों का बिजनेस बढ़ जाता है, दिवाली के आसपास कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो होते हैं उनका काम बढ़ जाता है। तो ऐसा होता है कि कुछ क्वार्टर्स कुछ कंपनीज के लिए अच्छे रहते हैं, आपको वहां पर ग्रोथ अच्छी दिखाई देती है। तो अगर तो आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देख के डिसीजन ले सकते हैं, पर ईयर ऑन ईयर आपको अगर लंबी अवधि का निवेश कर रहे हैं तो आपको ईयर ऑन ईयर रिजल्ट को देखना चाहिए। दूसरा आपने पूछा ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट का अर्थ होता है कि इस समय इस शेयर में कितने लोग खरीदारी कर रहे हैं या बेच कर रहे हैं। तो ये दोनों तरीके से होता है। देखने वाली बात यह है कि भारत भूषण जी खरीद में भी होता है, बेच में। जी हां, अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और अगर सेल में बढ़ रहा है, नॉर्मली हम ओपन इंटरेस्ट का प्रयोग कॉल और पुट ऑप्शन में करते हैं। मतलब कॉल की प्राइस सबसे ज्यादा उसी कॉल की होती है जहां ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा होता है, सबसे तेज बढ़ती है। यही हाल पुट का है। मतलब अगर कीमत गिर रही है और गिरने में ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ओपन इंटरेस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने लोग इस शेयर में, इस कॉल की तरफ, इस प्राइस की तरफ देख रहे हैं। जी हां, ओपन इंटरेस्ट बढ़ने का अर्थ है कि बहुत सारे निवेशक, बहुत सारे ट्रेडर्स उसको देख रहे हैं। पर ये मैं मानता हूं भारत भूषण की एक शॉर्ट टर्म पैमाना है उसको मेजर करने का, ये एक टेक्निकल पैमाना है, ये लंबी अवधि के लिए जरूरी नहीं, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट आज बढ़ा है, कल घट भी सकता है, परसों फिर बढ़ सकता है, अगले दिन फिर कोई खबर आ गई बढ़ सकता है। तो केवल और केवल ओपन इंटरेस्ट को आप ना देखें, आप जो और भी पैरामीटर्स हैं, मुझे आपकी बातों से लग रहा है आप बहुत जागरूक स्टॉक मार्केट के श्रोता हैं, तो और पैरामीटर्स पे भी इसका नापतोल किया करें। जी आइए चलें जयपुर से हमारे साथ हैं जितेंद्र जी। स्वागत सर, आज मेरा कोई सवाल नहीं है, आज मेरा एक सुझाव है सर। ये प्रोग्राम काफी अच्छा है, तो इसको वीक डे में जब शेयर मार्केट खुला रहता तो 1 से 1:30 बजे तक अगर इसको प्रसारित किया जाए तो, क्योंकि 6-6.5 घंटा मार्केट चलता है, तो 3 घंटे में जैसे छोटे निवेशक जो है या कम पढ़े लिखे जो लोग होते हैं तो उनके लिए अच्छा रहता। आप लोग की न्यूज देख के वो खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, घबराएंगे नहीं। तो इसको हमारा विचार है कि इसको 1:30 बजे शुरू करना चाहिए। और दूसरा कि इसको प्रसार भारती को भी सर आप लोग बताइए, इसको दूरदर्शन पे भी लाना चाहिए, डीडी मार्केट, जैसे डीडी नेशनल, डीडी भारती, डीडी न्यूज ऐसे करके, तो इसको डीडी मार्केट रूप में लाना चाहिए। और कोहली जी जी जितेंद्र जी, आपकी सुझाव हम जरूर अपने प्रोड्यूसर्स के पास पहुंचाएंगे एंड वी विल इंश्योर जो आप कह रहे हैं उसको हम इम्प्लीमेंट करें। लेकिन आपकी जानकारी के लिए हमारे पास हर रोज 3 से 3:10 तक मनी मैटर्स प्रोग्राम होता है। हाँ, उस कार्यक्रम में आप हमसे यानी हमारा जो कुछ प्रगति हुई है बाजार की अब तक की, उसका जायजा आप ले सकते हैं। और अगर मैं आप इजाजत दें तो मैं उसमें एक लाइन जोड़ दूं जी, जो ये कह रहे हैं। देखिए, अगर हम 1 से 1:30 बजे तक कोई भी स्टॉक मार्केट का प्रोग्राम लाइव करते हैं तो स्टॉक मार्केट जो है वो ऐसे जैसे पेंडुलम चलता है ना, ऐसे चलती है। मान लीजिए 1 से 1:30 तक राजेश जी, मनोज जी आके आपको कुछ बता के चले गए, और जैसे ये गए 1:35 पे पता लगा उसने तो करवट बदल ली, फिर आप कहेंगे साहब अब इसको 2 बजे तक चलाएं, इसको 2:30 तक चलाएं। तो फिर ये क्योंकि लाइव न्यूज होती है तो लाइव और समय समय पर बहुत डायनेमिक सिचुएशन होती है। पर सलाह इनकी बहुत अच्छी है, आई एम श्योर जो आपके हुक्मरान है वो इस पे कंसिडर करेंगे। आइए आमंत्रित करें अब दिल्ली से निशान को। स्वागत है निशान जी आपका। नमस्ते सर, मेरा एक क्वेश्चन था सर कि मैं फर्स्ट टाइम चाहता हूँ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए सर, तो क्या प्लेटफॉर्म होगा और किस तरह से इन्वेस्ट करना होगा सर, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम चाहता हूँ इन्वेस्ट करने। जी निशान जी, देखिए फर्स्ट टाइम आप करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। बहुत सारे नए लोग पिछले 1.5 साल में स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं और बाहर आ गई है स्टॉक मार्केट में, और आप भी मुझे लग रहा है उसी क्यू में है। देखिए, आपको पहले थोड़ा सा शुरू में रिसर्च करनी चाहिए, पर जो कदम उठाने हैं वो बताता हूं। आप किसी ब्रोकर के पास ऑनलाइन आजकल अकाउंट खोलते हैं, आप अकाउंट खुलवाइए, एक डीमैट अकाउंट खुलेगा, एक ट्रेडिंग अकाउंट खुलेगा, अपने बैंक अकाउंट से उसको लिंक कर दीजिए, और आप थोड़ी पहले पैसा लगाने से पहले थोड़ी रिसर्च करिए।
रिसर्च का अर्थ यह है कि कौन सी कंपनी, कौन सा सेक्टर, कौन सा शेयर, कितनी कीमत पे, आपके पास कितने फंड्स हैं, आप फ्यूचर्स में जाना चाहते हैं, ऑप्शंस में, लंबी अवधि के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए, तो बहुत सारे इसमें पैरामीटर्स हैं, उस पर आप रिसर्च करिए। मार्केट मंत्रा को रोज सुनते रहिए, और भी जो कार्यक्रम इंटरनेट पे आपको जो जानकारी मिलती है आप उससे जुड़े रहिए। जब आप 1-2 महीने में जब आप जानकारी ले लें, उसके बाद आप छलांग लगाइए स्टॉक मार्केट में, तो आप बेहतर तरीके से उसमें तैर के बाहर आ सकेंगे, क्योंकि वहां हम नहीं चाहते कि आपका पैसा डूब जाए किसी भी कारण से। Ankit from Delhi joins us now. Ankit, a warm welcome. Please ask your question. Yeah, hi sir. Hi. Sir, actually मेरा क्वेश्चन है कि मेरे फादर ने अराउंड 30 years बैक रिलायंस के शेयर्स लिए थे जी, बट हमने उसको किसी को दिए थे कैश, मतलब चेक कराने के लिए कि इसको, मेरे फादर अब है नहीं, तो हमने उनको दिया था, लेकिन उनसे वो शेयर सर्टिफिकेट खो गए और हमें उनका नंबर नहीं पता है शेयर सर्टिफिकेट का। देखिए अंकित देखिए, ये तो थोड़ी सी सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड दिख रही है कि खो गए और नंबर भी नहीं पता है, पर फिर भी हम कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ते हैं। मैं आपको सलाह दूंगा कि RIL के जो रजिस्ट्रार्स हैं, आप उन रजिस्ट्रार से संपर्क करें, वो आपको ऑनलाइन जाके उनका नाम पता लग सकता है। और अपने फादर के, क्योंकि इस कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वो हजारों करोड़ों में है, तो हो सकता है कि नाम से वो उसको ट्रेस कर लें, या आपने पता दे रखा होगा, नाम और पता मैच कर जाए, तो मुझे उम्मीद है कि मिल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल सकते, और आपको फिर वो डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे और उसके बाद आप उनको ट्रेड कर पाएंगे। तो अब एक बार कोशिश जरूर करिए अपने नाम और एड्रेस से, और क्योंकि पैन नंबर तो वहां होगा नहीं, आधार उस टाइम होता नहीं होगा, तो मुझे लग रहा है कि नाम और एड्रेस सबसे अच्छा तरीका है ट्रैक करने का, क्योंकि मिलते जुलते नाम बहुत सारे होते हैं। तो हो सकता है मान लीजिए किसी ने RP गुप्ता लिखा, तो RP गुप्ता नाम से 500 लोग होंगे, पर एड्रेस से वो मैच हो जाएगा। तो हम तो उम्मीद नहीं छोड़ते, आप कोशिश करिए, बताइएगा हमें अगर मिल जाए कभी, तो हम आपसे पार्टी वार्टी लेंगे। Before we take other callers from Mumbai and Delhi, let's tell you that the 3 major US stocks recovered early session losses to log modest gains yesterday. The S&P 500 and Nasdaq inched towards fresh intraday highs as gains in Microsoft helped offset declines in Amazon and Apple after disappointing quarterly earnings from both the companies. Microsoft shares touched a record high and neared a market capitalization of $2.5 trillion, surpassing Apple Inc.'s market cap of roughly $2.46 trillion. Market participants have been closely attuned to the ability of companies to maneuver through labor shortages. Rising price pressures and clogs in the supply chain and a solid earnings season has helped investors overlook a mixed macroeconomic picture, with the Federal Reserve poised to begin trimming its massive bond purchases soon. The central bank's next policy announcement is on the 3rd of November. The blue chip Dow Jones and the Nasdaq composite indices both rose 0.3% and the S&P 500 gained 0.2%. आइए चलें मुंबई से हमारे साथ फोन लाइन पर है जितेंद्र यादव। जितेंद्र जी, स्वागत आपका, सवाल पूछिए। हाँ सर जी, नमस्कार सभी को, और सभी को हैप्पी दीपावली। मेरा सवाल, अभी मैं सुनी लास्ट संडे और सैटरडे को भी बात किया था, तो उसी उपलक्ष्य में एक और सवाल है। अभी जैसे सर ने बताया कि गृहिणी और काम अपना बजट संभालते हैं, तो मेरा सवाल यही है, गृह स्वामी जो कमा रहे हैं और गृहिणी घर संभाल रही है, किंतु आज ऐसी स्थिति हो गई जो इन्फ्लेशन रेट बहुत ही बढ़ चुका है सर। पर किंतु अभी RBI का जो क्वार्टरली रिजल्ट भी दिया, तो उन्होंने वो क्या SLR होता है वो बढ़ाया, क्या कमाया नहीं। तो मेरा ये पूछना चाहता हूँ कि अभी भी बैंक रेट में जो FD के रेट्स है, हमारे सीनियर सिटीजन्स है, उनको और आम जनता के लिए भी कमी है, इतना इन्फ्लेशन होके, मतलब उनका क्राइटेरिया क्या होता है। और सर, मैंने एक बार ये प्रोग्राम में ही सुना था कि जापान में हम पैसा बैंक में रखते हैं तो हमसे मतलब कुछ सिक्योरिटी या कुछ पैसा फीस लेते हैं। इस बारे में जरा प्रकाश डालिएगा। धन्यवाद सर जी। जितेंद्र जी, आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा है। देखिए, जो इंटरेस्ट रेट होता है वो नॉर्मली इन्फ्लेशन से लिंक किया जाता है, पर ये हम पिछला अगर 1.5 साल देखें तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल था, ये थोड़ा सा अजीबोगरीब था। इसमें रिजर्व बैंक ने बहुत अकोमोडेटिव स्टैंस लिया और रेट्स के ऊपर, खासकर लोन के रेटों के ऊपर रोक लगाई हुई थी। तो बिल्कुल। और दूसरा जो आपने कहा, जापान क्या, यूरोप की भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पर उल्टा सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखने को आपको उल्टा पैसा देना पड़ता है, आपको मिलता नहीं है। देखिए, मूल सिद्धांत ये है
कि जब भी कोई देश विकासशील से विकसित की तरफ बढ़ता है, मतलब डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड की तरफ बढ़ता है, तो वहां पर एक पहचान होती है, उसकी बहुत सारी पहचान होती है वैसे तो, अच्छी सड़कें, चमचम करते इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वगैरह। एक पहचान होती है कि वहां पर इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम होते हैं। तो भारत विकासशील से विकसित की तरफ धीरे धीरे अग्रसर है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का प्रधानमंत्री जी का सपना है। हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, इनकम लोगों की बढ़ रही है। कोविड पीरियड को छोड़ दें, ओवरऑल हम देखें तो मुझे लग रहा है इंटरेस्ट रेट्स आगे आगे नीचे ही आप उम्मीद कर सकते हैं, बहुत ऊपर नहीं जाएंगे। अगर इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो अलग बात है, पर वैसे नीचे नहीं जाएंगे। तो हमें निवेश के और संसाधन ढूंढने चाहिए, खाली इस ब्याज पे निर्भर नहीं रहना चाहिए। और लोन लेने वालों के लिए तो ये खुशखबरी भी है, जहां एक तरफ आपको डिपॉजिट पे कम मिलता है, तो ये भी तो सोचिए ना कि लोन भी आपको सस्ते मिलते हैं। तो जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक पढ़ा, जापान और डेवलप्ड इकोनॉमीज में ऐसा ही है कि ब्याज रेट 0 या 0 के आसपास रहती है। प्रोफेसर नंद गोपाल joins us from Delhi. We welcome you. थैंक यू। Please ask your question. यस, शरद जी, ऐसा है कि अच्छी कंपनियों के कई शेयरों में मार्जिन लिमिट लगाते थे 5% की जी। अब वो महीनों महीने चलती रहती है जी। तो इसलिए मेरा क्वेश्चन है कि लिमिट की एक सीमा होनी चाहिए कि भाई 1 महीना रहेगी, उसके बाद 10% लगाएंगे, 15% लगाएंगे, तो इस कारण से वो शेयर मतलब फ्रीज हो जाते हैं और हमें मिल नहीं पाते हैं या बेच नहीं पाते हैं। तो इसके लिए एक है। और सेकंड क्वेश्चन, मैं कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ 50 साल से। अपने कॉलेज का नाम बता दो प्लीज। आई एम सो इम्प्रेस्ड विद यू। थैंक यू। प्लेजर नंद गोपाल जी, बहुत अच्छा लगा और हम आपके आगे नतमस्तक हैं। देखिए, जो आप जिक्र कर रहे हैं लिमिट का, उसको हम सर्किट ब्रेकर कहते हैं। तो सर्किट ब्रेकर क्या होता है कि जब देखता है स्टॉक एक्सचेंज के किसी शेयर में जरूरत से ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, तो निवेशकों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए ये सर्किट लगाया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा, कुछ का 5% है, कुछ का 10% है, कुछ का 20% भी है, और ये समय समय पर स्टॉक एक्सचेंज इसको रिवाइज भी करता रहता है। पर मैं जो एक आपकी जानकारी को थोड़ा सा ठीक करना चाह रहा हूं, वो ये करना चाह रहा हूं कि सर्किट ऐसा नहीं है कि कई कई दिनों तक लगा रहता है। ये सर्किट आपको कुछ घंटे में, 2 घंटे, 3 घंटे में, अगले दिन हट भी जाता है। आपको मुझे नहीं पता आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि आपको 15-15 दिन तक सर्किट। मेरे ख्याल आप जो जिक्र कर रहे हैं वो F&O बैन का कर रहे हैं। कुछ शेयर्स बहुत जिसमें स्पेकुलेशन होता है, उसको F&O बैन में ले आते हैं। तो उस बैन में आने के बाद आप उसमें फॉरवर्ड ट्रेडिंग नहीं कर सकते, और अगर अपर सर्किट लगा है तो आप बेच सकते हैं, लोअर सर्किट लगा है तो आप खरीद सकते हैं। तो उसमें से एग्जिट करने का ऑप्शन स्टॉक एक्सचेंज आपको देता है। तो सर्किट और F&O बैन दो अलग अलग चीजें। मेरे ख्याल है आप F&O बैन को मिक्स सर्किट से कर रहे हैं, मुझे ऐसा आपके सवाल से लग रहा है। तो आपके खैर मैंने दोनों चीजों का जवाब दे दिया। ये इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है और इन्वेस्टर्स का बहुत नुकसान ना हो, इसलिए ऐसा किया जाता है। He also wanted to know your college. My college, मैं निजी जानकारी इस पे नंद गोपाल जी मैं शेयर नहीं करता हूं। कभी आपसे मुलाकात होगी, आपके साथ चाय पियेंगे तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। उम्मीद करता हूं कभी ऐसा मौका आएगा। जी, हमारे साथ काफी देर से फोन लाइन से हैं, नासिक से हैं दिनेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारा समय शेष हो चुका है। आज हम बस आपके नाम का उल्लेख कर पा रहे हैं, आपके प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए और अगले कार्यक्रम में आप सम्मिलित होइए। यहाँ पर हम श्रोताओं की ओर से शरद जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for being with us. And before we close the headlines once again, domestic stocks declined for the second week in a row during the week ended yesterday. Amid foreign funds outflow and weak global cues, Sensex closes near 59,300, Nifty finishes below 17,700 level. And US equity indices logged modest gains. Investors remain cautious over rising inflation and possibilities of tapering by the Fed. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra.